This सर conference स्क्रीन will शो नहीं now हो be रही है, recorded. गुड स्क्रीन मॉर्निंग शो नहीं हो एवरीवन। रही सर। हाँ, अभी स्क्रीन मैंने शो की नहीं है। बेसिकली पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कुछ। एक तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर 2 days वर्कशॉप अंडर द कौशल सेतु प्रोग्राम। तो आप सभी ने वो ज्वाइन भी की होगी। थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू, अगर तमन्ना यहाँ है तो, क्योंकि तमन्ना ने वॉलेंटियरली उसमें पार्टिसिपेट किया और उसको सर्टिफिकेट भी वॉलेंटियर एक्शन का मिलेगा। मैंने आप सभी को ये एक ऑप्शन दिया था कि आप में से जो भी वॉलेंटियरली मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, तो आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी ऐसा इवेंट, कुछ भी ऐसा हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स उसमें वॉलेंटियरली पार्टिसिपेट करें तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। उसमें आपको देखो, उसमें आपकी वैल्यू बनती है, आप सब में दिखते हो कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ एथनिक फूड, और उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी उसी के हिसाब से मिलता है, राइट। तो पार्टिसिपेट करना चाहिए हमें इन चीजों में। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2-3 बच्चे मिलके पार्टिसिपेट करते मेरे साथ तो और अच्छा लगता। जस्ट ओनली तमन्ना है रेज द हैंड कि सर मैं आपकी हेल्प करूंगी या मैं आपके साथ काम करूंगी इस प्रोजेक्ट पे। तो मैं चाहूंगा कि, आशा करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी करें। तो एक तो ये था। तो आज हम सीएफएम में, कन्वीनियंस फूड मेकर में, हम अमूल आइसक्रीम फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे, राइट। अब अमूल अमूल आइसक्रीम फैक्ट्री आप सभी, वेल नोन फैक्ट्री है, वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं अमूल आइसक्रीम। और अमूल के बारे में मैं आपको बताऊं, वर्गीज करके जो व्यक्ति था, वर्गीज नाम का एक व्यक्ति था गुजरात से, उसने ये फैक्ट्री खुद, इसने ये ब्रांड बनाया था अमूल। और ये ब्रांड क्यों बनाया गया था, ये मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रांड बनाया गया था, एक टाइम ऐसा आया था जब किसानों जो ये थे ना, अ, ये जो पशुपालन वाले किसान थे, जो पशुपालन करते थे, इनका सामान, मतलब कि इनका जो दूध था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। गाय के दूध की, भैंस के दूध की कोई वैल्यू नहीं थी। तो इसने क्या किया, इसने कम से कम 36 लाख किसानों का ये मसीहा बना था उस टाइम पे। तो इन्होंने शुरू में तो ऐसे टाई अप करके इन्होंने अपनी अमूल का वो डाला। फिर इन्होंने बहुत सारी गाय भैंस अपनी खुद की खरीदी, बहुत सारी, जिसमें कि किसानों के मसीहा किस तरीके से भी बनते थे। ये अपनी गाय भैंसों को वहां पे चराने ले जाते थे। जब खेत को बाद में दोबारा से बुआई करनी होती है ना खेत में, उस टाइम पे किसानों को नीड होती है कि कोई पशुपालन वाले आए और यहाँ पे अपने जो पेट्स हैं उन्हें चराने के लिए छोड़ दें। तो इस तरीके से उसने शुरू किया। तो आइए हम सभी ये डॉक्यूमेंट्री सुनते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्री सुनने के बाद अगेन आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि आप इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में लिखें कि आपने क्या देखा। आज मैं ऑडियो म्यूट नहीं करूंगा, ऑडियो के साथ आप ये सुनेंगे, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। अंकित, दिनेश, कोमल, नरेंद्र, सचिन। ओके, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। आवाज आ रही है वीडियो? दुनिया के सारे डेयरी उत्पादों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है आइसक्रीम। और अगर इसे अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया ने बनाया हो तो क्या कहने। इसे खाते ही चिलचिलाती गर्मी दोपहर भी ठंडी शाम की तरह महसूस होती है। अमूल आइसक्रीम खाने के लिए किसी मौसम या कारण की जरूरत नहीं। इसे कोई भी कहीं भी कभी भी खा सकता है। क्या आपको पता है कि अमूल 250 तरह के 100% असली आइसक्रीम की फ्लेवर्स बनाता है।
और ये सही मायनों में बिल्कुल असली आइसक्रीम है। आज पूरे देश में अमूल के 17 उत्पादन संयंत्र हैं, जहां हर किस्म की आइसक्रीम जैसे स्टिक, कप, टब्स या फिर कोन बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं एक रेगुलर 125 ml का वनीला आइसक्रीम कैल्शियम और विटामिन ए जैसे पौष्टिक गुणों से भरपूर है? ओह, मैं ये नहीं जानता था। पर क्या तुम जानती हो कि एक आइसक्रीम कोन खत्म करने के लिए 50 लिक्स की जरूरत पड़ती है? बाजार में उपलब्ध रेगुलर फ्लेवर्स के अलावा अमूल रोस्टेड आमंड्स, शाही अंजीर, पंजाबी कुल्फी जैसे फ्लेवर्स भी बनाता है। अमूल का सबसे लोकप्रिय और उम्दा फ्लेवर है एपिक, जिसका स्वाद उसके नाम की तरह ही शानदार है। इतनी सारी स्वादिष्ट आइसक्रीम्स देखकर मुझसे अपने आप पर काबू नहीं रखा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि अमूल अपनी आइसक्रीम्स कैसे बनाते हैं। आइसक्रीम का सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है। ये अमूल का एक खास डेयरी फार्म है। यहाँ पर मवेशियों का खान पान और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम हाजिर होती है। अमूल में दूध का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूध निकालने से लेकर उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने के दौरान उसकी स्वच्छता और गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है। दूध को इस फार्म से प्लांट तक की एक लंबी दूरी तय करनी है, लिहाजा इसका ताजेपन बरकरार रखने के लिए इसे खास कोल्ड स्टोरेज टैंक से प्लांट तक ले जाया जाता है। दूध की गुणवत्ता को जांचने के लिए अमूल ने कुछ खास उपकरण इस फार्म में लगाए हैं, जिसका उपयोग एक ऑफिसर फार्म के मालिक के साथ उसकी देखरेख में करता है। ये अफसर एक विशिष्ट मात्रा में दूध के नमूने की जांच करता है। सही गुणवत्ता पाए जाने पर वो उस दूध को कोल्ड स्टोरेज टैंक में भर देता है। प्रतिदिन करीब 2 करोड़ लीटर दूध खास कोल्ड स्टोरेज टैंकर्स के द्वारा अमूल के प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। इसे बहुत ही कम तापमान में सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। बिना किसी रोक टोक के दिन में 2 बार कुछ ही घंटों में अमूल की देश भर में फैली फैक्ट्री में दूध का निरंतर वितरण होता है। ये अमूल दूध की गंगा है। दूध को टैंकर्स में से अनलोड करने से पहले उनमें से एक नमूने की जांच की जाती है, ताकि वो अमूल की निर्धारित गुणवत्ता और पौष्टिकता के मापदंड पर पूरा उतरे। गुणवत्ता की संतुष्टि के बाद मिल्क स्टेशन के इंचार्ज द्वारा टैंक्स की सील तोड़कर इसे मिल्क स्टेशन से जोड़ा जाता है। जी हाँ, डेयरी उद्योग में समय का बड़ा महत्व है। उसके बाद इस कच्चे दूध को विशालकाय दूध के स्टोरेज साइलोज में पंप के द्वारा पहुंचाया जाता है। अशुद्धियों को छानने के बाद दूध को ऑटोमेटिक सेपरेटर्स में पहुंचाया जाता है, जहां उसे बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में उसमें मौजूद फैट्स क्रीम के रूप में अलग हो जाती हैं। मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे काम करती है ना? बिल्कुल सही जवाब। लगता है आपने फिजिक्स मन लगाकर पढ़ी है। इस गाढ़े क्रीम को 10 डिग्री तापमान वाले बफर क्रीम स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है। यहाँ से ये स्वादिष्ट क्रीम आइसक्रीम बनाने की अपनी अगली प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाता है। क्रीम को बफर टैंक से मिक्सिंग टैंक में लेने से पहले पूरी तरह से संतुलित और गर्म किया जाता है, ताकि दूसरे सामग्री के साथ मिलाया जा सके। चीनी और दूसरे स्टेबलाइजर्स को एक महीन सी चलनी से छाना जाता है, ताकि उसे अन्य डेयरी सामग्री के साथ मिलाकर आइसक्रीम मिक्स बनाया जा सके। चीनी आइसक्रीम को मीठा बनाती है और स्टेबलाइजर उसे जल्दी पिघलने से रोकती है। विशाल ब्लेंडर्स इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। सफेद और चॉकलेटी 2 तरह के मिश्रण अलग अलग तैयार करके रखे जाते हैं। चॉकलेट मिश्रण में उच्च श्रेणी के कोको पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रकार के जीवाणु वाली अशुद्धि को दूर करने के लिए इस मिश्रण को पास्चराइज किया जाता है। इस मिश्रण को बहुत ज्यादा प्रेशर से गुजरना पड़ता है, लगभग 2500 से 3000 psi, जिससे ये मिश्रण एक समान गाढ़ा हो जाता है। ये मिश्रण इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही एक समान घनत्व वाला मलाईदार और स्वादिष्ट आइसक्रीम बनता है। परीक्षण के लिए कुछ नमूने निकालने के बाद इसे 5 डिग्री तापमान में लगभग 4 से 5 घंटों तक परिपक्व बनने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्टेबलाइजर्स और इमल्सिफायर्स में मौजूद प्रोटीन्स में से नमी को सोख लिया जाता है, ताकि इस मिश्रण को समान रूप से गाढ़ा करके इसे जमाया जा सके।
जब तक आइसक्रीम मिक्स परिपक्व हो रहा है, तब तक इसकी सजावट के लिए एक मशीन ड्राई फ्रूट्स के बारीक टुकड़े करती है। एक मेटल डिटेक्टर बड़ी मुस्तैदी से इनकी जांच करता है। ड्राई फ्रूट्स के टुकड़ों को ट्रे में समान रूप से फैलाया जाता है। आइसक्रीम में बादाम, वाह, यानी सोने पे सुहागा। मुझे ये ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद हैं। काफी बादाम खाए हैं आपने, है ना? खैर, ट्रे को एक ड्राई ओवन में रखा जाता है, जहां इन ड्राई फ्रूट्स को सेका जाता है। सीके हुए ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम के स्वाद में चार चांद लगा देते हैं। कमाल है, इतनी साफ सुथरी प्रोडक्शन लाइन, क्या बात है। जी हाँ, इस जगह को दिन में 2 बार CIP प्रक्रिया से साफ किया जाता है। अब हमारा ये मिश्रण आइसक्रीम के रूप में परिवर्तित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ से ये मिश्रण कंटिन्यूअस फ्रीजिंग सिस्टम में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर इसमें मौजूद पानी जम जाता है। हवा को प्रेशर के साथ भरा जाता है, जिससे आइसक्रीम मुलायम हो जाती है। फिर इसे -4 डिग्री तापमान में रखा जाता है, जिससे हम मजे से आइसक्रीम का लुत्फ उठा सकते हैं। खस्ता स्वादिष्ट चोको बिस्किट्स के बीच में आइसक्रीम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। एक फीडर नीचे वाले बिस्किट्स को कन्वेयर बेल्ट पे रख देता है, जिस पर ये बिस्किट्स मानो एक साथ परेड कर रहे हो। कंटिन्यूअस फ्रीजिंग सिस्टम से प्रीमियम वनीला फ्लेवर आइसक्रीम को लाया जाता है, जिसे एक स्वचालित यंत्र वायर से उचित मात्रा में काटकर बेल्ट पर रखे बिस्किट के ऊपर रख देता है। चलते हुए बार पे स्वचालित तरीके से इसके ऊपर एक और बिस्किट की सतह रख दी जाती है। ये सब कुछ इतनी सफाई से होता है मानो हम सच में कोई परेड देख रहे हैं। अब इस सैंडविच की फौज को एक हार्डनिंग टनल से गुजरना पड़ता है, जहां इसका सामना होता है -35 डिग्री तापमान वाली बर्फीली हवा से। इस प्रक्रिया से न सिर्फ आइसक्रीम का टेक्सचर बढ़िया बनता है, बल्कि इसे आने वाले लंबे सफर के दौरान क्वालिटी बनाए रखने में मदद मिलती है। टनल के बाहर आते ही एक रोबोटिक आर्म इन्हें हौले से आगे बढ़ाता है और पैकिंग स्टेशन की तरफ भेजता है। ये सारा नजारा इतना जादुई है कि बचपन की याद ताज़ा हो जाती है, जब मेले में हम हाथ में आइसक्रीम पकड़े झूले पे बैठते थे। वाह, बचपन की यादें अमूल आइसक्रीम की तरह ही मीठी हैं, नहीं? आमतौर पे सैंडविच ग्रिल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ चिल किए जाते हैं। पैकिंग मशीन्स में एक तरफ से पैकिंग रैपर्स भरे जाते हैं, जो दूसरी तरफ से आने वाली आइसक्रीम पे सलीके से लिपट जाते हैं। ये मशीन एक दिन में लगभग 2,52,000 आइसक्रीम सैंडविच को पैक, सील और कट करके तैयार करती है। बाप रे, इतनी सारी आइसक्रीम्स! ये तो कुछ भी नहीं, अमूल में हर दिन अलग अलग स्वाद और पैकिंग की करीब 1 करोड़ से ज्यादा आइसक्रीम तैयार होती हैं। हर बक्से को एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। वाह, क्या कमाल का सफर है इन आइसक्रीम के डिब्बों का। काश हमारे हाईवे भी इतने स्मूथ होते। अब इन बक्सों को -25 डिग्री वाले कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जहां ये अपने डिस्पैच होने की बारी का इंतजार करते हैं। आटे और चीनी से बने कोन के बिस्किट में ट्राइकोन आइसक्रीम को बनते हुए देखना अपने आप में बड़ा अद्भुत अनुभव है। कोन के बेस में पहले चॉकलेट सिरप को नोजल के जरिए स्प्रे किया जाता है, जो ठंडा होने पर खस्ता और क्रीमी बन जाता है और ट्राइकोन को बेहद स्वादिष्ट बनाता है। पिस्ता आइसक्रीम इन कोन्स में भरा जाता है। इसे भरते वक्त नोजल एक कलाकार की भांति इसे एक फूल जैसा आकार देता है। इसके बाद बारी आती है चॉकलेट की। एक नोजल चॉकलेट सिरप को कोन में स्प्रे करता है और दूसरी तरफ एक और स्वचालित यंत्र बहुत ही उम्दा किस्म के ड्राई फ्रूट्स और फलों के टुकड़ों की आइसक्रीम कोन के ऊपर एक सुंदर सी परत जमा देता है। गोल कागज के ढक्कन में इन स्वादिष्ट 3 परतों वाले आइसक्रीम को सील किया जाता है। ये पैक्ड कोन्स नन्हे शरारती बच्चों की तरह बेल्ट पे उछल कर जाते हैं। एक स्वचालित यंत्रों की फौज इन्हें अनुशासित पद्धति से
हार्डनिंग टनल में भेज देती है, जहां इन्हें -35 डिग्री तापमान में रहना है। लगभग 30 मिनट बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है। नन्हे शरारती बच्चों की तरह ये आइसक्रीम कोन खुशी से उछल कूद मचाते हुए ऐसे लगते हैं मानो इन्हें किसी मनोरंजन पार्क की पिकनिक में भेजा जा रहा है। जैसा नाम वैसे गुण और स्वाद। जी हाँ, अद्भुत स्वाद और रूप है इस आइसक्रीम का। इसे बनाने में खास बेल्जियम चॉकलेट्स का इस्तेमाल जो किया जाता है। चॉकलेट मिक्स को कंटिन्यूअस फ्रीजिंग से इस प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि आइसक्रीम में स्टिक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पता नहीं, आप ही बता दीजिए। स्टिक में घर्षण या फ्रिक्शन अधिक होने से आइसक्रीम इस पर से फिसलती नहीं है। ओहो, आज मुझे कितनी सारी नई जानकारी मिल रही है और कितनी फुर्ती से पलक झपकते ही स्टिक को आइसक्रीम बार में लगा दिया जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। कमाल है। बिल्कुल सही। फिर इस आइसक्रीम को -35 डिग्री वाले हार्डनिंग टनल से गुजरना पड़ता है। अब ये लकड़ी लगी आइसक्रीम की फौज कदम ताल करते हुए आगे बढ़ती है और इसे बेल्जियन चॉकलेट के सिरप में डुबाया जाता है। सीके हुए बादाम के टुकड़े इस बेल्जियम चॉकलेट के सिरप में मिलाए जाते हैं, जो इसे एक अभूतपूर्व स्वाद और टेक्सचर प्रदान करता है। आइए आपके आइसक्रीम के ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। बताइए, दुनिया में सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम की टॉपिंग क्या है? बेशक चॉकलेट, ये तो कोई भी बता सकता है। अमूल एपिक के तीनों स्वाद 80 मिलीलीटर की पैकिंग में उपलब्ध हैं और ये हमारे देश की सर्वोत्तम आइसक्रीम में से एक है। स्वचालित यंत्रों वाले कन्वेयर सिस्टम पर इन आइसक्रीम बार्स को आगे बढ़ाया जाता है। पैकिंग मशीन्स में एक तरफ से पैकिंग रैपर्स भरे जाते हैं, जो दूसरी तरफ से आने वाली आइसक्रीम पे सलीके से लिपट जाते हैं। आइए अब देखते हैं अमूल असली आम आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया, जो इसी प्रोडक्शन स्टेशन पर बनाई जाती है। असली हापुस आम से बनी असली आम आइसक्रीम को FMT में फ्लेवर और कलर से मिक्स किया जाता है। मिश्रण को जमा कर और फिर काट कर इसे हार्डनिंग टनल में 30 मिनट के लिए भेजा जाता है। आम को फलों का राजा कहा गया है और अमूल असली आम भी वही श्रेणी में आता है। ये हर उम्र के लोगों की पहली पसंद है। स्वचालित यंत्रों वाले कन्वेयर सिस्टम पर इन आइसक्रीम बार्स को आगे बढ़ाया जाता है। असली आम कहते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। सही कहा। ये हमें बचपन में ले जाता है। स्वचालित मशीन द्वारा इसे पैक करके कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है। सुविधाजनक आइसक्रीम भारत में बड़ा लोकप्रिय है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। खाद्य श्रेणी के प्लास्टिक कप्स को स्वचालित मशीन द्वारा कन्वेयर बेल्ट पे जमाया जाता है, जिसे एक नोजल एक लय में आइसक्रीम को कप्स में डालता है। क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम का उपयोग वजन घटाने के लिए भी किया जाता है? सच में? मतलब आइसक्रीम खाने से वजन नहीं बढ़ता? वाह, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक गाय उसके जीवन काल में जितना दूध देती है, उससे 33,300 लीटर आइसक्रीम बनाई जा सकती है। अब भरे हुए कप्स एक लीवर और स्वचालित यंत्र के द्वारा धीरे से एक कन्वेयर पर रख दिए जाते हैं। यहाँ से कप्स को बॉक्स में मुस्तैदी से रख दिया जाता है। अमूल पारंपरिक कुल्फी, फ्रॉस्टिक चोकोबार और कैंडीज भी बनाता है,
जिसमें मौसमी फलों का रस, पल्प, चीनी, प्राकृतिक रंग और फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिश्रण को सांचों में डाला जाता है, जो एक घुमावदार स्टेनलेस स्टील की मशीन में फिट होते हैं। इन मशीन्स में बाहर से ठंडा करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें -35 से 40 डिग्री तापमान होता है, जो इस मिश्रण को जमा देता है। एक फीडर स्टिक्स को लगातार ऑटोमेटिक स्टिक होल्डर में लगाता जाता है। होल्डर इन स्टिक्स को आधे जमे हुए मिश्रण में डालता है। ये पूरी प्रक्रिया एक कलाकृति का आभास देती है। एक सहायक टैंक में उम्दा किस्म के चॉकलेट पाउडर द्वारा एक चॉकलेट घोल तैयार किया जाता है, जिसमें इन बार्स को डुबाया जाता है। अब ये लकड़ी लगी आइसक्रीम की फौज आगे बढ़ती है और इसे चॉकलेट के सिरप में डुबाया जाता है, जो इसे एक अभूतपूर्व स्वाद और टेक्सचर प्रदान करता है। इसके बाद एक होल्डर इन जमी हुई बार्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग स्टेशन की तरफ भेज देता है। ठीक इसी प्रकार से फ्रूट कैंडीज आम और संतरे के असली रस से बनाई जाती हैं। अब ये लकड़ी लगी आइसक्रीम की फौज आगे बढ़ती है और इसके बाद एक होल्डर इन जमी हुई बार्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग स्टेशन की तरफ भेज देता है। अमूल 3 लेयर्स और स्वादों वाली फ्रॉस्टिंग भी बनाता है। गाढ़े चॉकलेट सिरप से भरे हुए सांचों में नोजल के जरिए चॉकलेट मिलाया जाता है। ये मिश्रण जैसे ही जम जाता है, इसे एक पुलर की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ड्राई फ्रूट और चॉकलेट से भरी हुई टैंक में इस जमी हुई बार को डुबोकर एक आखिरी सतह का लेप चढ़ा दिया जाता है। फिर इसे मशीन द्वारा रंग बिरंगे पैकिंग में लपेटकर इसके सफर के लिए तैयार किया जाता है। आजकल हर घर के फ्रीजर में एक अमूल टब जरूर रखा मिलेगा। ये मशीन प्रतिदिन लगभग 50,000 टब्स बनाती है और ऐसी कई मशीन्स पूरे दिन लगातार काम करती रहती हैं। एक वैक्यूम से चलने वाला यंत्र इन टब्स को खींचकर एक घूमते हुए गोलाकार पटल पे सलीके से जमाता है। एक विशेष विशालकाय टैंक में स्ट्रॉबेरी सिरप भरा हुआ है, जिसे छोटे आकार वाले टैंक्स में लाया जाता है, जहां से नोजल द्वारा इन्हें टब्स में भरा जाता है। सफेद वनीला मिश्रण एक कंटीन्यूअस फ्रीजर से ट्यूब्स के जरिए लाया जाता है। वनीला का सफेद रंग और स्ट्रॉबेरी का उज्जवल लाल रंग जब आपस में लच्छेदार ढंग से मिलते हैं तो लगता है जैसे पेंटिंग बना रहे हों। वाह, ये अद्भुत है। बिल्कुल, ये है असली स्ट्रॉबेरी मैजिक संडे। एक खूबसूरत और खुशनुमा एहसास। टब पैकिंग इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि इन टब्स का इस्तेमाल आइसक्रीम के खत्म होने के बाद भी किया जाता है। अब भरे हुए टब्स एक लीवर और स्वचालित यंत्र के द्वारा धीरे से एक कन्वेयर पर रख दिए जाते हैं। और इसके बाद इन्हें अनुशासित पद्धति से हार्डनिंग टनल में भेज देते हैं। अमूल अपने घर में पार्टी मनाने वाले ग्राहकों के लिए खास फैमिली पैक्स भी बनाता है। बहुत ही उम्दा और स्वच्छ परिस्थिति में इन फैमिली पैक्स को अलग अलग प्रोडक्शन लाइंस में तैयार किया जाता है। लगभग 250 से अधिक स्वादों और प्रकारों में बने ये फैमिली पैक्स शुद्धता की परीक्षा में पास होकर ही जाते हैं। अब ये सभी फैमिली पैक्स खाद्य श्रेणी के कन्वेयर्स के द्वारा हार्डनिंग टनल में ले जाए जाते हैं। यहाँ इन्हें -35 डिग्री तापमान से गुजरना पड़ता है। टेक्नोलॉजी का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये कंप्यूटर सिस्टम खुद तय करता है कि किस कार्टन को कहाँ रखा जाना चाहिए। हार्डनिंग टनल से बाहर आने वाली सभी आइसक्रीम्स को प्लास्टिक की क्रेट्स में भरकर -25 डिग्री तापमान वाले कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। क्रेट्स कोल्ड रूम की ठंडी हवा को उसके अंदर रखे सभी बॉक्स तक पहुंचने में मदद करती हैं। देश भर में फैले सभी 17 प्लांट्स में कई कोल्ड स्टोरेजेस हैं। हर प्लांट में विशेष प्रयोगशाला है, जहां हमेशा हर पदार्थ की शुद्धता और गुणवत्ता की लगातार जांच होती है।
हर प्रकार की परीक्षा से गुजरकर ही अमूल में आइसक्रीम तैयार होती है। प्रतिदिन पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा आइसक्रीम के पैकेट्स अमूल के फैक्ट्री से वातानुकूलित वैन्स में भेजे जाते हैं। Guys, mute yourself. हर पैकेट का कंप्यूटर के जरिए रिकॉर्ड रखा जाता है। इस पूरी प्रणाली का प्रोडक्शन से लेकर आखिरी परिवहन तक सुचारू और सख्त तरीके से निर्वाह किया जाता है। यहाँ से अमूल आइसक्रीम अपने स्वाद भरे सफर में चल पड़ती है भारत के 1500 से ज्यादा शहरों और कस्बों की तरफ, ताकि हम सब इस जादुई स्वाद का कभी भी कहीं भी लुत्फ उठा सकते हैं। Sachin, mute yourself. सर सुबह हो Subedin, mute yourself. कोई इसको एक बार कॉल करके बोलो म्यूट करियो। जल्दी से सुबेदीन, हद कर रहे हो, इतना डिस्टर्बेंस, इतनी डिस्टर्ब कर रहे हो सबको। सो आपने ये अमूल आइसक्रीम का देखा, आप लोगों को समझ में आया अमूल आइसक्रीम? इतना तो ज्ञान नहीं तो। हेलो जी सर। तो ये अमूल आइसक्रीम के बारे में जो आपने सुना और समझा, आपको समझ में आया कि किस तरीके से कैसे ये संचालित होती है और कैसे इक्विपमेंट्स और जो मशीनरी हैं वो चालू की जाती है और दूध से आइसक्रीम का बनने का सफर कैसे तय होता है, राइट? तो इसके जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं ये आप सभी को लिखने हैं, ठीक है? ये आप सभी को लिखने हैं इसके लर्निंग आउटकम। साउथ मुंबई की एक बिल्डिंग की छत। अब नेक्स्ट अमूल आइसक्रीम से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो अमूल आइसक्रीम से रिलेटेड तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास केस स्टडी है, बट आज हम केस स्टडी एक अलग अंदाज में करेंगे। हम केस स्टडी को आपको विजुअलाइज दिखाकर और सुनाकर केस स्टडी करेंगे, ठीक है? तो वो केस स्टडी को सॉरी, केस स्टडी को ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद फिर जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और डिस्कशन हम करेंगे केस स्टडी से रिलेटेड, ठीक है? 18 से 20 मिनट की केस स्टडी है ये, तो आप सभी बिल्कुल ध्यान लगा के इस केस स्टडी को सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है और इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे केस स्टडी हुई और क्या क्या उन्होंने फेस किया। तो केस स्टडी इज ऑल अबाउट, आपने नाम सुना होगा लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ सुना है? यस सर। लिज्जत पापड़ जो है हमारे हिंदुस्तान में
बहुत पुराने और बहुत फेमस पापड़ का ब्रांड है, और मतलब कि यूजुअली आज भी ये बहुत चल रहा है। ठीक है, ये बीकानेर वाला और ये सब तो बहुत बाद में आए हैं। पापड़ की दुनिया में सबसे पहले लिज्जत पापड़ ही ऐसा माना जाता है कि आया था। ठीक है, तो उसी की एक केस स्टडी मैंने निकाली है। केस स्टडी वीरेंद्रा जी हैं यूट्यूबर, वो बता रहे हैं, और केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो वी आर डूइंग द केस स्टडी रिलेटेड टू लिज्जत पापड़। 1 रुपए से 1600 करोड़ तक का सफर। 1 रुपए से एक महिला ने अपना सफर शुरू किया था। सर पे पापड़ लेके गली गली बेचने जाती थी और घरों में पापड़ बेचती थी। कोई उसको पापड़ के बदले पुराने कपड़े दे देता था, कोई उसको पापड़ के बदले खाना दे देता था, कोई उसको पापड़ के बदले कुछ भी सामान दे देता था, और कोई फिर उसको धीरे धीरे उसके पापड़ की कीमत लोगों ने 1 रुपया लगाई। तो 1 रुपए से उसने अपना कमाई का सफर शुरू किया था। 1 रुपए में वो पापड़ बेचती थी और घर में पापड़ बनाती थी और अपने सर पे टोकरी लेके वो गली गली बेचने जाती थी। ठीक है, तो उससे लेके आज वो 1600 करोड़ की मालकिन बन गई। तो इट इज itself a very interesting thing to know कि किस तरीके से मेहनत करके हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो लेट बी बिगिन, हम शुरू करते हैं केस स्टडी। 15 मार्च 1959 को साउथ मुंबई की एक बिल्डिंग की छत पे 7 औरतें इकट्ठी हुई और ऐसा क्रांतिकारी व्यापार शुरू करने वाली थी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। पहले दिन 50 पैसे की उन्होंने कमाई करी पापड़ बना के, और ये लिज्जत पापड़ जिसकी कमाई 50 पैसे की थी आज 1600 करोड़ पे पहुंच गया। ये 7 औरतें आज 45,000 औरतें हो चुकी हैं जिन्होंने मिल करके लिज्जत का एक ऐसा मूवमेंट बनाया जिसको कई अवार्ड मिल चुके हैं। आज एक क्रांतिकारी वीडियो में लेकर के आया हूं, एक ऐसा बिजनेस फॉर्मूला जो आपके होश उड़ा देगा। मैं चाहता हूं ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसे लेसन और लर्निंग देने वाला हूं जिसको सुन के आप वास्तव में हैरान हो जाएंगे। Welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker, leadership consultant, a business consultant and a CEO coach. आज का जो प्रोग्राम है वो लिज्जत पापड़ के बारे में है। हमारे देश में हर व्यक्ति ने लिज्जत पापड़ का नाम जरूर सुना है। शुरुआत के समय में ही ब्रांडिंग को, मार्केटिंग को, एडवर्टाइजिंग को लेके कॉन्शियस लोग 80 रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेकर के, जो केपेक्स कह लो या ओपेक्स कह लो, 80 रुपए से इन्होंने शुरुआत करी और आपस में मिलकर के 1 किलो पापड़ बेला। 1 किलो पापड़ बेलने से इनको 50 पैसे का मुनाफा हुआ। बड़े हैरान हो गए, 1 किलो में 50 पैसा बच गया। अगले दिन 2 किलो कर दिया, 1 रुपया बचा। आग की तरह खबर फैलने लगी। एक दिन में 1 रुपए का कमाई 7 औरतों ने। वाह 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 वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जुड़ने लगो। मूवमेंट इन्होंने ऐसा बनाया शुरू से जहां पे कोई एक ओनर नहीं रखा, इसका सबको ओनर बना दिया। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी का। और वहां पे एक के बाद एक मूवमेंट में लोग जुड़ते चले गए। नुकसान होगा तो सबका होगा, प्रॉफिट होगा तो सबका होगा। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट। कुछ साल के बाद इसका नाम भी इन्होंने सोचा कि एस्ट्रोलॉजर को बुला के उसकी मदद से ली से नाम निकला तो लिज्जत पापड़। गुजराती में लिज्जत को बोलते हैं टेस्टी। तो ये महिलाएं शुरुआत में तो गुजराती ही थी, लेकिन बाद में इन्होंने कोई धर्म, कोई जात या कोई रीजन, किसी की कोई बात नहीं करी। जो जुड़ना चाहता है जुड़ते जाए। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा मॉडल बनाया है। एक औरत जो घर पे रहती थी, उसके पास कोई स्किल नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, टेक्निकल स्किल नहीं थी, पीपल मैनेजरियल कोई स्किल नहीं, लेकिन उसकी कुकिंग के स्किल की मदद से एक लेटेंट पोटेंशियल छुपा हुआ भारत के अंदर, जो औरतें घर में बैठी थी, उनको इन्होंने ओनर बना दिया इस बिजनेस में, उनकी कुकिंग स्किल का इस्तेमाल करके। यानी कि वो जो ताकत छुपी हुई एक घर के अंदर दबी हुई बैठी थी, जिसको कुछ नहीं आता, उसको बोला तुम घर पे ही रहो। पर दिन में 4-5 घंटा मेहनत करके आज एक औरत 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा लेती है। लिज्जत ने उनको वास्तव में इज्जत दी है। लिज्जत ने इज्जत दी है। कई लिज्जत परिवार की बहनों ने अपने बच्चों को एम्स जैसे कॉलेज और आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचाया। वो 10-15 हजार रुपए महीना घर में बैठ करके 4-5 घंटे पापड़ को रोल करके किया। इसका मॉडल कुछ ऐसा है कि जो डो नीडिंग है,
यानी कि जो आटा गूंदा जाता है, डो नीडिंग, वो सेंटर पे ही किया जाता है, एक ब्रांच पे किया जाता है। और जो महिलाएं घरों पे काम करती हैं वो रोज सुबह सुबह आती हैं, गूंदा हुआ आटा अपने साथ लेके जाती हैं। तो डो नीडिंग सेंटर पे होगा, पापड़ रोलिंग घर पे होगा। उसके स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस बनाए गए हैं, उसके अंदर क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों मॉडल को बड़ा ध्यान से दिया गया है। तो डो नीडिंग के बाद यानी कि जो आटा गूंदा जाता है सेंटर पे, उसके बाद बस पिकअप करती है सारी की सारी लिज्जत सिस्टर्स को, इनको लिज्जत सिस्टर बोला जाता है। और सारी लिज्जत सिस्टर्स सुबह सुबह आती हैं, वहां पे उनके लिए 3 विंडोज हैं, एक है डिपॉजिट विंडो, दूसरा है पेमेंट विंडो और तीसरा है कलेक्शन विंडो। वो डिपॉजिट विंडो में अपने पिछले दिन के बनाए हुए सारे पापड़ को लाके डिपॉजिट कर देंगे, जिनको ध्यान से क्वालिटी चेक के बाद देखा जाएगा और उसके बाद उनको एक पर्ची दे दिया जाएगा, टोकन, जिससे जाकर के वो पेमेंट विंडो में जाके अपना डेली वेज कलेक्ट कर लेंगे। उनका रोज का जो भी पैसा बनता है वो रोज कलेक्ट कर सकते हैं। अमूमन एक औरत आमतौर पे एक दिन के अंदर लगभग 650 रुपया कमा लेती है। पेमेंट विंडो के बाद अब वो कलेक्शन विंडो पे जाती है, जहां से वो आज के दिन के लिए पापड़ रोलिंग के लिए जो गूंदा हुआ आटा है उसको कलेक्ट करती है, उसको लेती है, वापस घर जाती है। वही बस जो उसको मॉर्निंग में पिकअप करती है, ये तीनों विंडो से गुजारने के बाद उसको फिर वापस जाके छोड़ती है। तो पूरा एक सुंदर सा रूट प्लान हर ब्रांच के साथ में लिज्जत सिस्टर्स के लिए बनाया गया है, जो संचालिका करती है। जो ब्रांच हेड होती है, जिसको बोलते हैं संचालिका, वो इनको एल्यूमिनियम रोलिंग बोर्ड देते हैं, इनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके बाद जिस पे वो रोलिंग करती है, और वो रोलिंग बोर्ड इतना स्टैंडर्डाइज्ड है जिससे एक पापड़ का वेट, उसकी थिकनेस, उसका साइज और उसका शेप बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड रहेगा। वही कारण है 4.8 बिलियन पापड़ यानी कि 2.5 करोड़ किलो पापड़ पूरे देश में बनाए गए, लेकिन टेस्ट में एक जैसे लगते हैं क्योंकि प्रोसेस में बहुत स्टैंडर्डाइजेशन ला दिया गया है। ये 4.8 बिलियन पापड़ मतलब लगभग 5 बिलियन पापड़ कितने होंगे? अगर इन सारे पापड़ों को जोड़ के कंटिन्यूस लगाएंगे ना तो पूरी पृथ्वी का 21 बार चक्कर काटा जा सकता है। इतना पापड़ आज 45,000 लिज्जत सिस्टर्स मिलकर बना रही हैं। एक बिल्डिंग की छत से शुरू किया गया काम जो कि 17 स्टेट से लेके 82 ब्रांचेस तक एक्सपैंड किया गया और आज इतना काम हो गया कि लगभग 80 करोड़ का काम तो एक्सपोर्ट है। देखते ही देखते व्यापार मसाला, मिर्ची, सोप, आपने सुना ना सस्सा डिटर्जेंट टिकिया, तो सस्सा डिटर्जेंट, सोप, मसाला, रेडीमेड चपाती, तो कई तरह की वैरायटी आइटम्स में एंटर करने लगे डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर की क्या नई नीड और प्रेफरेंसेस आ रही हैं। 25 देशों तक एक्सपोर्ट में पहुंचने के पीछे इनकी सोर्सिंग की स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, उसका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो हींग हो, काली मिर्च हो या उड़द की दाल हो, बड़े स्टैंडर्डाइज तरीके से खरीदते हैं। आज भी ये हींग सारी अफगानिस्तान से ही मंगाते हैं बिकॉज इंश्योर करना चाहते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड हाईएस्ट रहें। मशीन्स का आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। जब जब बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो औरतों को और लाया गया, लिज्जत सिस्टर्स को इन्वाइट किया गया, मशीन को नहीं बढ़ाया गया। ये चाहते थे कि ये सारा का सारा प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं सब औरतों में बढ़ता चला जाए। आमतौर पर आज कोई भी व्यापारी सारा मुनाफा अपनी जेब में रखना चाहता है, पर यहां मॉडल ही ऐसा था जहां एक ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ इन औरतों को लेके जोड़ के बनाया गया कि मिल करके काम करेंगे। दिस कंपनी बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग टू दिस कंपनी। इस प्रकार की मानसिकता डेवलप करी गई है। ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी का हूं। मध्यता और तदीयता, ये कंपनी मेरी है, तदीयता मैं इस कंपनी की हूं। जब ये भावना जुड़ जाती है तो जुड़ी हुई भावनाओं से महिलाओं के अंदर सशक्तिकरण की भावना से उनके अंदर एकाकीपन आ गया, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार हैं। चीटिंग को ट्रांसपेरेंसी से दूर किया गया। कई बार लोग सोचते हैं जब इतनी सारी महिलाएं साथ में होती हैं तो कभी कभी गॉसिप और झगड़ा भी हो सकता हो। हाँ, हो सकता था, लेकिन इनके शुरू से फाउंडेशनल पॉलिसी इतनी स्ट्रांग रखी जिसको कि इन्होंने 0% गॉसिप और 100% ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने पे बड़ा फोकस किया। 0% गॉसिप और 100% ट्रांसपेरेंसी का एक ही अर्थ है, कानाफूसी अलाउड नहीं है। जो बोलना है जोर से बोलो। तो क्या कहते हैं कि आपस में कोई कानाफूसी, पॉलिटिक्स अलाउड नहीं है। जो बोलना है सबके सामने बोलो, सबके साथ खुल के बोलो, क्योंकि यहां पे कंपनी एक आदमी की नहीं है, ये कंपनी सारी की सारी औरतों की मिलकर बनाई गई है। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है यहां पे, 100% ट्रांस, सब कुछ, सबको पता है किसको कहां क्या कब कहां कैसे, सबको 100% ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के बारे में पता है। 0% कानाफूसी चलेगी। तो जहां पे गॉसिप की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए तो वहां पे महिलाओं का एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन विजन डिजाइन कर दिया गया। ये कॉमन पर्पस और कॉमन विजन सब लोगों में ताकत भरता है, जिससे उत्साह बढ़ जाता है इसे काम करने के लिए। वही जसवंती बेन अगर चाहती तो आज मिलियन या बिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा कर लेती अपने लिए यह व्यापार करके, लेकिन उनकी शुरू से मानसिकता ऐसी थी कि हम कई हजारों औरतों को उनके घर से लाके उनको एम्पावर कर सके और उनको वो इज्जत दे सके, जिससे उनके गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे आज वो पढ़ पा रहे हैं, वो किराए के मकान से आज अपने मकान तक पहुंच सकी हैं। शुरू से ही मॉडल को
एक बिजनेस ओरिएंटेड रखा, एनजीओ की तरह नहीं रखा। साउंड फाउंडेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, शुरुआती दौर में ही सेल्स और मार्केटिंग और ब्रांडिंग और प्रमोशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया। मॉडल को उसकी सोर्सिंग, जो भी रॉ मटेरियल खरीदना है उसकी सोर्सिंग, और साथ में स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि वेरिएशन नहीं रहे, पूरे देश के अंदर सारे पापड़ का टेस्ट एक जैसा मिले। तो शुरुआत से ही एक बिजनेस मॉडल की तरह चलाया गया। इनको कई बार चैरिटी देने के लिए लोगों ने बात की कि भाई हम आपको कुछ दान दे देते, तो किसी से दान एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, इन्होंने दान दिया बहुत जगह, क्योंकि इनका बिजनेस है, बिजनेस से इनको प्रॉफिट होता था, तो उस प्रॉफिट से कई बार इन्होंने जगह जगह कई रिलीफ फंड्स में, कई क्राइसिस में, अर्थक्वेक के समय में गुजरात में, ये जगह जगह इन्होंने दान दिया, लेकिन लिया किसी से नहीं। इनका मॉडल बड़ा सिंपल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम पॉजिटिव रखना चाहते थे, तो अकाउंट्स और फाइनेंस इतना स्ट्रांग रखा कि सप्लायर से, जो उनका सप्लायर जो उनको माल देता था, सप्लायर से इन्होंने कभी उधार माल नहीं लिया, सप्लायर से माल लेते ही उसको कैश दे देते थे, और इनका डिस्ट्रीब्यूटर उसको कभी उधार माल नहीं दिया, उसको माल देते ही उससे कैश ले लेते थे। तो ध्यान दीजिए, सप्लायर से उधार मांगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को कभी उधार दिया ही नहीं, उससे इनका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहता था, नेगेटिव कैश फ्लो में एंटर करने की कोई संभावना ही नहीं थी। और जितनी लिज्जत लेडीज हैं, उनको भी, लिज्जत सिस्टर को उनकी कमाई का वेज डेली मिल जाता था, वो माल देती थी और रोज का पैसा लेके जाती थी, तो उनको भी महीने के एंड वेट करने का, पगार का कोई इतनी कन्वीनियंस बिल्ड कर दी, जब उनको जितना खर्च करना, जमा करना, वो उनकी अपनी सहूलियत पे है। ग्रोथ का मॉडल इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि एक आम औरत जो कि पापड़ रोलर है, वो ज्वाइन करती है, उसको भी उसी हिस्से से, उसी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और धीरे धीरे वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जब होकर गुजरती है, तो वो एक ब्रांच की संचालिका भी बन जाती है। संचालिका मतलब एक प्रॉफिट सेंटर हेड बन जाती है वो एक ब्रांच की, जिस प्रकार इस समय पूरे देश में इनकी ब्रांचेस बन गई है। और वही संचालिकाओं में से मिलके कुछ लोग आगे निकलते हैं, जो कि इनका हेड ऑफिस यानी कि कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है, जो पूरे देश को इनका गवर्न करता है। वहां पे 21 मेंबर की इन्होंने कमेटी बनाई है, वो कमेटी मिलके इस पूरे व्यापार को देश में चलाता है। यानी कि कोई एक आदमी नहीं है जो इस धंधे को चलाएगा, वो 21 मेंबर कमेटी है इन्हीं सारी औरतों की। तो ये औरतों के द्वारा, औरतों के लिए चलाया गया एक व्यापार है, और क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट है, तो 21 औरतें मिल करके कंबाइंड डिसीजन लेती है, तो वहां पे कोई घपला या अपने पर्सनल बेनिफिट जैसी बात रह ही नहीं जाती है। और इन्हीं 21 में से चुन करके कुछ लोग ट्रेजरर बनते हैं, कुछ वाइस प्रेसिडेंट और कुछ प्रेसिडेंट। तो वो महिलाएं वही हैं जो एक समय में पापड़ रोल किया करती थी, आज उन्हीं महिलाओं में से कुछ औरतें अल्टीमेटली जाके प्रेसिडेंट बन के पूरे देश में इस बिजनेस को आगे बढ़ा के आज 50 पैसे की इनकम से 1600 करोड़ के एनुअल ग्रुप टर्नओवर तक लेके जा सकी। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही हो रहा है सब कुछ, इसके पीछे मुंबई के अंदर वीकली और मंथली डिपार्टमेंट वाइज, डिविजन वाइज, ब्रांच वाइज, प्रोडक्ट वाइज ढंग से रिव्यू मीटिंग्स की जाती हैं। तो मुंबई के इसी हेड ऑफिस की ये 21 मेंबर की कमेटी 81 ब्रांचेस को पूरे देश के अंदर हैंडल कर रही है बाय डूइंग दीज क्वालिटी बिजनेस रिव्यू मीटिंग्स। और इसी जगह पे इन्होंने क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स बनाए हैं। ब्रांच वाइज एक टीम ऐसी बनाई गई है क्वालिटी कंट्रोल की, जहां से संचालिका कुछ महिलाओं को हर रोज किसी ना किसी के घर भेजती है चेक करने के लिए क्या वो घर में पापड़ रोल करते वक्त वो महिला सारे स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं कर रही है। और वहां पे जाके वो अचानक उसके हाथ, उसके नाखून, काम करने का तरीका, उसका तेल, तो सब कुछ जाके चेक करती हैं। क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा, इसी के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक पापड़ का टेस्ट एक जैसा ही आ रहा है। ये जो इनको इतनी ऑर्गेनिक पब्लिसिटी मिलनी शुरू हो गई थी ना, मैसिव एडवर्टाइजमेंट से पहले, उसके पीछे इनके एसओपीज के मॉडल हैं। ये एसओपी मतलब जो होता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मैं कई वीडियोस में बात करता हूं, उसको ये अपनी भाषा में बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। इस प्रतिज्ञा पत्र के अंदर सारे रूल्स, रेगुलेशन और इंफॉर्मेशन बाखूबी दिए जाते हैं, जहां पे हर एक महिला पहले उसको साइन करती है, उसको अध्ययन करती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो काम शुरू करती है। तो इस कोऑपरेटिव मूवमेंट ने धीरे धीरे एक कॉमन पर्पस के लिए बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करनी शुरू करी, जिसमें एक आदमी दूसरे को और दूसरा चौथे को और चौथा 16वें को जोड़ता चला गया। इनका सारा फोकस मशीन्स बिल्ड करने पे नहीं था, मैन पावर को बिल्ड करने पे था। इनका फोकस कैपिटल ग्रोथ, रोकड़ा पैसा, कैपिटल ग्रोथ पे नहीं था, कम्युनिटी की ग्रोथ पे था। महिलाओं की कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे। फोकस ये नहीं था कि प्रॉफिट ज्यादा कैसे कमाया जाए, फोकस ये था इस पर्पस को अचीव कैसे किया जाए। सो प्रॉफिट से पर्पस पे, और जब पर्पस अचीव होता है तो प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ने लग जाता है ना। तो जैसा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में प्रॉफिट भी सबको बांटा जाता है, तो ये जो महिलाएं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनको बोनस के रूप में हर साल अगर कुछ प्रॉफिट होता था तो उनको गोल्ड के कॉइन्स दिए जाते थे, कुछ 5 ग्राम का या 10 ग्राम का सिक्का दिया जाता
जाता था। एक महिला लगभग एक लंबी अवधि के दौरान लगभग 1 पाव सोना, अबाउट 250 ग्राम, 25 तोला सोना, लगभग 30 तोला, 250 से 300 ग्राम तक सोना उसको मिल जाता था, गोल्ड कॉइन्स, जिसको वो अपनी बेटी की शादी और बेटी की पढ़ाई में भी लगा सकती है और अपने बुरे वक्त में अपने पास बचा के रखती है, और फिर भी बच जाए तो अपने पोते पोतियों को देके जा सकती है। ऐसा कैपिटल ग्रोथ एक ऐसी महिला को जिसने कभी जीवन में पढ़ाई नहीं करी, इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण के मॉडल आज तक हमारे देश में नहीं आए हैं। मॉडल कुछ ऐसा है कि इक्वल ओनरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। आप किसी भी पोजीशन पे हैं, एक इक्वल ओनरशिप दिया, एक मजदूर को मालिक बनाया। सालों साल से गुलामी करते आए पिछड़े हुए देश की मानसिकता में ऐसा माहौल बनना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। फैलना आसान हो गया और फैलता चला गया। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो एक आम आदमी को कतई पसंद नहीं आने वाली, और अगर किसी तरह लिज्जत चेस्टर तक किसी पहुंच गई ये वीडियो तो वो सुन के बहुत दुखी हो जाएगी। आने वाला समय इनके लिए बिल्कुल अनसर्टेन होने वाला है। आने वाला समय बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अब जमाना है इनोवेशन का, ऑटोमेशन का, प्रोसेस ओरिएंटेशन का या ब्लू ओशन का। अब ऐसे जमाने के अंदर इतना बड़ा लेबर इंटेंसिव धंधा जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट पे चल रहा था, समझदार बुद्धिमान व्यापारी इसको किसी भी दिन खत्म कर सकता है। देखिए, दो एक्सपेंस होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। एक बार बैंक से लोन लेकर के एक बड़ा व्यापारी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा के मशीन खड़ी कर देता है जिससे पापड़ को तुरंत रोल करके तैयार किया जा सके। तो एक बार तो खर्चा हुआ, लेकिन 45,000 औरतों का काम वो केवल 450 लोगों से करा लेगा। यानी कि 99% मैन पावर का जो प्रॉफिट शेयर कर दिया जाता था वो एक बड़ा व्यापारी अपने हिस्से में ले सकता है। 45,000 औरतें हैं, ध्यान दीजिएगा, लगभग 44,500 औरतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप मशीन्स के द्वारा उन्हीं काम को कर लेंगे। ग्रोथ, प्रमोशन, इंसेंटिव और ट्रेनिंग देके टैलेंटेड मैन पावर के द्वारा इतनी बड़े ओपेक्स को, यानी कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए का जो ओपेक्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के अंदर इस मैन पावर पे खर्चा हो रहा है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उनको डिसरप्ट करके मशीन्स के द्वारा हाई स्पीड पे स्केलेबल मॉडल के साथ तुरंत उस काम को किया जा सकता है। हो सकता है लिज्जत की आज भी बहुत बड़ी ब्रांड इक्विटी या ब्रांड वैल्यू हो, पर आज जमाना फिजिकल नहीं रह गया, आज जमाना डिजिटल हो गया। वापस ब्रांडिंग और नया पोजीशन और ब्रांड इक्विटी जनरेट करना आज मुश्किल काम नहीं रह गया। कोई भी बड़ा व्यापारी अगर थोड़ा भी गणित लगा लेना, अगर वो थोड़ा भी मैथ जोड़ ले, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इनके धंधे के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। 45,000 लोगों के बीच में इस प्रॉफिट को शेयर किया जा रहा है, जिसके कारण ये जो पापड़ बनाने की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, बार बार तो करना नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डालते ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते ही तुरंत स्केल अप कर लेगा मशीन के साथ में, काम भी तेज होगा, और सप्लाई के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए सॉलिड तरीके से ब्रांड को बिल्ड करे। कुछ एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के थ्रू पुल भी आएगा, पुश भी आएगा, और अपने आप धंधा बहुत बड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि मैं एक लीडरशिप और बिजनेस कोच हूं, तो बड़ी ईमानदारी के साथ सारे बिजनेस मॉडल आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूं। आजकल मैंने ये मुहिम चलाई है कि मैं तेजी से केस स्टडीज के माध्यम से आपको अवेयर कराऊं, ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर इन पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर सकें। आप में से कुछ लोग लीडरशिप फनल में आते हैं और एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स को हमारे अटेंड करते हैं, 6 महीने के एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम को, जहां हम आपकी मदद करते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करके आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। यहां तो आप मुझसे प्रश्न नहीं कर सकते, वहां आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं, अपने बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वर्कशॉप के दौरान, जहां सारे पार्टिसिपेंट मिलकर आके अटेंड करते हैं। इन लिज्जत पापड़ की महिलाओं ने मिलकर वास्तव में बहुत मेहनत करी है, वरना ज्यादा कोऑपरेटिव मूवमेंट आज तक चल नहीं सके। लालची व्यापारी मिलकर उसको तुरंत खत्म कर देते हैं। पर आज मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक अपील है, बहुत सारे पुरुष जिनकी मृत्यु हो गई, या वो ड्रग एडिक्ट हो गए, या वो इन महिलाओं को छोड़ के चले गए, ऐसी महिलाओं को लिज्जत पापड़ ये काम दे रहा है। अगर जिंदगी में कभी भी आपको पापड़ खरीदना हो ना, तो लिज्जत का ही खरीदिए, किसी और का ना खरीदिए, क्योंकि यही लिज्जत पापड़ की जो आज महिलाएं हैं, आज इनको लिज्जत ने वास्तव में इज्जत दी, क्योंकि ये आज अपने बच्चों को पढ़ा पा रही है, उनको एजुकेट कर पा रही है। आपके लिए 2 रुपए 5 रुपए महंगा भी पड़े, पर मेरी आपसे प्रार्थना है, दूर दूर तक सबको ये मैसेज पहुंचाइए कि पापड़ अगर खरीदना हो जीवन में, केवल लिज्जत का खरीदें, क्योंकि लिज्जत पापड़ इन महिलाओं को बहुत ताकतवर, ये 45,000 महिलाएं नहीं है, ये 45,000 बड़े परिवार हैं जो चल रहे हैं आज। लिज्जत पापड़ ने इन महिलाओं को अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का सपना पूरा करने की
मदद दी है इस चकले बेलन ने, जिसने कई परिवार बचाए हैं। इन परिवारों को बचाए रखने की मुहिम के लिए मैं चाहता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज हर ग्रुप तक अपने व्हाट्सएप में पहुंचाए कि अगर कभी पापड़ खरीदना है तो लिज्जत का ही खरीदें, जहां पे कमाई एक आदमी की नहीं हो रही है, जहां कमाई हो रही है हर औरत की बराबर रूप से, ताकि वो ये महिला सशक्तिकरण हमारे देश को एम्पावर करने में और मदद करेगा। यही 45,000 महिलाएं जब अपने पापड़ को एक्सपोर्ट करके दुनिया तक पहुंचाएंगी। आज 25 से ज्यादा देशों तक लगातार कंटिन्यूस ऑर्डर आ रहे हैं इज्जत पापड़ के। अगर यही पापड़ दुनिया में जाता रहा तो हमारे देश की महिलाओं को रोजगार भी मिलता रहेगा, हमारी फॉरेन इनकम जनरेट होगी, जिसके द्वारा हमारा देश अपनी जड़ों से मजबूत हो सकेगा। यूट्यूब वीडियोस में मैं काफी कुछ देने की कोशिश करता हूं, लेकिन असाइनमेंट प्राइवेट वीडियोस में जो लीडरशिप चैनल में आप आके ज्वाइन करते हैं, हम हर हफ्ते आपको एक प्राइवेट वीडियो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भेजते हैं, जिससे हम आपकी हैंड होल्डिंग So, am I audible? Hello? Hello? Yes, sir. Am I Yes, audible? लिज्जत लिज्जत पापड़, जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ पे कि इन्होंने पूरा लिज्जत पापड़ को एक्सप्लेन किया। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट यू स्टडीड, आपने क्या ऑब्जर्व किया और आपने क्या देखा और किस तरीके से आप लिज्जत पापड़ की केस स्टडी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले कौन करेगा? लिज्जत पापड़ की केस स्टडी को कौन एक्सप्लेन करेगा जो भी आपने सुनी या सुनी ही नहीं? सुनी थी सर। हाँ, तो कोमल एक्सप्लेन करेगी कि क्या उन्होंने लर्न किया और क्या उन्होंने देखा, किस तरीके से लिज्जत पापड़ की प्रोसेसिंग होती है। ओवर टू यू कोमल। सर सर ये बताना है कि उसमें मतलब उन्होंने कैसे स्टार्ट की थी। बहुत छोटे से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर वो एक साथ जुड़ते चले गए, काम करते चले गए यूनिटी में, उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने 1 रुपए से स्टार्टिंग की थी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पहले वो घर पे बनाते थे, फिर उसके बाद उनका फैलता चला गया, औरतें आके करने लगी। नहीं, आपकी मेन लर्निंग इससे क्या होती है? इस केस स्टडी से आपकी मेन लर्निंग क्या होती है? सर यही है कि उन्होंने बहुत मतलब बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट किया था सर, वो मेहनत करके बिल्कुल आगे पहुंच गए एक साथ यूनिटी में रह के। ओके, एक साथ यूनिट में जाके वो बहुत आगे पहुंच गए। क्या सर? और कोई बताना चाहेगा लिज्जत पापड़ की केस स्टडी के बारे में? दिनेश? You are not audible. Hello. हेलो, आवाज आ रही सर? या यू आर ऑडिबल नाउ। सर सबसे पहले तो यही कि उन्होंने 1 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज 1600 करोड़ का टर्नओवर उनका है। और सर, और दूसरी बात, उन्होंने कभी मतलब बिजनेस की तरह उसे लिया ही नहीं। उन्होंने हमेशा उन महिलाओं को ये एक ही चीज बताई कि ये तुम्हारा ही बिजनेस है। उन्होंने कभी एम्प्लॉय की तरह उन्हें देखा ही नहीं, महिलाओं को। वेरी गुड। और सर एक यूनिटी थी कि जो उन्होंने बताया कि वो गोशिप, उन्होंने 0% गोशिप था कि जो बात करनी है जोर से करो, चोरी मतलब चोरी छुपे बात नहीं करनी। उन्होंने गोशिप का बिल्कुल खत्म कर दिया था। वेरी गुड।
और सही यूनिटी उनकी सबसे अच्छी थी कि एक साथ रहती, मतलब रोता है ना सर कि महिलाओं में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है, तो वो चीज नहीं थी। ओके। और सर 45,000 महिलाओं को रोजगार मिला। और Very सबसे good. बड़ी बात सर, उन्होंने मशीन का उपयोग ना करके फिजिकली बनाया पापड़, और उससे काफी महिलाओं को रोजगार मिला, क्योंकि मशीन का उपयोग करते सर सिर्फ 450 एम्प्लॉय की उन्हें जरूरत पड़ती। वेरी गुड। और और सर लुक इसमें अभी माइंड में नहीं आ रहा सर और कुछ। ओके, तो इसमें देखो सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे हमें देखने को मिला, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। कि महिलाएं जो है वो पीछे नहीं है, अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन तब भी वो एक आदमी से ज्यादा कमाई कर सकती है। उनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है जो उन्होंने सीखी, बट स्टिल दे आर अर्निंग मोर देन 15,000 रुपीज पर मंथ। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? कुकिंग स्किल की वजह से। ये आत्मविश्वास है, ये उनकी मैनेजरियल स्किल्स है जो उनके पास है ना। हम अपने आत्मविश्वास से सब कुछ कर सकते हैं, हर किसी चीज को जीत सकते हैं। 7 औरतों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, 7 औरतों ने बिजनेस शुरू करके और सिर्फ 50 पैसा कमाया। अब वो सोच सकते हो वो 7 औरतों ने 50 पैसा कैसे बांटा होगा? कैन वी इमेजिन? और नेक्स्ट डे उन्होंने 1 रुपया कमाया। एंड हम अगर अब इसके 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, या तो हम उस 50 पैसे को बहुत ज्यादा पॉजिटिव लें, जैसे उन औरतों ने लिया, उनको बड़ी खुशी हुई कि हमने अपनी मेहनत से 50 पैसा कमाया, मतलब कि हमारी कमाई हुई, हमारा वेस्ट नहीं हुआ। ये थी पॉजिटिविटी। एक होता है नेगेटिव एस्पेक्ट, यार क्या 50 पैसे ही कमाने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी? हमने आटा लगाया, हमने पापड़ बेले, उन्हें सुखाया, सुखा के हम बेचने भी निकले, तो कैसे 50 पैसे कमाने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी? तो 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। जो पहला पर्सपेक्टिव है वो इंसान को सक्सेस की ओर लेके जाता है, जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो इंसान को डिमोशन की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना, अनसक्सेसफुल बनाता है। तो वो हमारे ऊपर है। ये केस स्टडी हमें ये सिखाती है कि हमें अपना सशक्तिकरण खुद पहचानना है, हमें खुद से शक्तिशाली होना है, और अपने पास से नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को हटा के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लगाने हैं। अब ये गुजरात की 7 महिलाओं ने शुरू किया, बट इनकी मुहिम इतनी बढ़ती चली गई और इन्होंने इतना अच्छा इसको एक रूप दिया अपनी सूझबूझ से। अनपढ़ थी, सूझबूझ से, और आज भी ये एक लौता भारत का ऐसा बिजनेस है जिसमें एक भी पुरुष की भागीदारी नहीं है। इसमें इस बिजनेस में आज भी एक भी पुरुष काम नहीं करता, इवन दो हेल्प भी नहीं करते इनकी किसी चीज में। इवन दो पहले जो इनकी बस चलाते थे वो पुरुष था, बट वो भी इन्होंने महिला रख दी। तो ये एक लौता भारत का ऐसा बिजनेस है जो कि पूरा महिलाओं से शुरू होके महिलाओं पे ही खत्म होता है। और महिलाओं इन्होंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है। वो एग्जाम्पल क्या है कि हमें मशीनों की जरूरत नहीं है जब तक हमारे हाथ पैर सही चल रहे हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की सोची।
मशीन ला के उसकी मेंटेनेंस, उन्होंने ये सोचा कि वो मशीनें क्यों नहीं लाए। उनकी सोच ये थी मशीनें लाने के पीछे कि मशीन पे भी हमें एक वर्कर तो खड़ा रखना पड़ेगा, और वर्कर खड़ा रखना पड़ेगा, हमें एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, एक जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे वो मशीन ऑपरेट होगी, उसका बिजली का खर्चा होगा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा होगा। खाली मशीन लाने से ही थोड़ी काम बन जाता है। उन्होंने सारा तो पैसे का हिसाब लगा लिया मशीन का। अब उन्होंने देखा अगर ये सारा पैसा हम 10 महिलाओं को रखते हैं, एक मशीन 10 महिला, उन्होंने ये भी लगा लिया था हिसाब कि एक मशीन जो है वो 10 महिलाओं का काम करती है, और एक मशीन को लाने में, उसको ऑपरेट करने में, उसकी जगह में हमारा इतना पैसा लग रहा है। तो अगर हम वो पैसा इन 10 महिलाओं में डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या है, हमें ना तो फैक्ट्री की जरूरत, क्योंकि औरतें घर ले जाके तो पापड़ बना के लाती हैं, तो ना तो उन्हें कोई लोकेशन की नीड है ना, वो पैसा बच गया, बिजली का पैसा बच गया, खाने पीने चाय पानी का पैसा बच गया जो उनको स्टाफ को देना पड़ता है, राइट। तो ये सारा पैसा इन्होंने बचाया और महिलाओं में ही डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये थी छोटी सी एक केस स्टडी लिज्जत पापड़ को लेके, विच इज मोटिवेशनल, जो कि एक मोटिवेशनल केस स्टडी भी है हमारे फूड प्रोडक्शन की। तो अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं। आज हमने 2 वीडियोस देखे। दोनों वीडियोस, जो सबसे पहला हमने देखा अमूल वीडियो के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अमूल वीडियो के बारे में आपको लिखना है, और जो भी आपने देखा अमूल आइसक्रीम के बारे में, किस तरीके से उनका ऑपरेशन होता है, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, वो लिखना है एक ऐसे, और आपको अपलोड करना है, ठीक है। दूसरा, आपको लिज्जत पापड़ की केस स्टडी लिखनी है। आपको लिज्जत पापड़ नहीं लिखना, आपको केस स्टडी लिखनी है। केस स्टडी ऑन लिज्जत पापड़, ये आप खुद लिखेंगे, बड़ा नहीं लिखना, मिनी केस लिखना। जैसे मैं आपको मिनी केसेस देता हूं ना, वैसे आपको मिनी केस लिखना है जिसमें आप सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो आप नेट की हेल्प से थोड़ा सर्च कर लीजिए कि केस स्टडी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। कुछ नहीं करना, आपको लिखना निबंध ही है, बट उसके अंदर उनके सारे पर्सपेक्टिव्स, उन्होंने कैसे शुरू किया, कहाँ तक उन्होंने क्या किया, जो वीडियो के माध्यम से आपने देखा, वही सब बातें आपको लिखनी है, ठीक है। तो आपको मिनी केस लिखना है, जिसका केस सबसे अच्छा लिखा होगा, जो स्टूडेंट सबसे अच्छा केस लिखेगा, उस केस को मैं पढ़ के, और उस केस को जो भी उसमें करेक्शन होंगी वो करेक्शन करके मैं पब्लिश करवाऊंगा, ठीक है। अपनी भाषा में आपको लिज्जत पापड़ का केस लिखना है, और आपके और मेरे नाम पे फिर इस केस को पब्लिश करवाएंगे। तो उस स्टैंडर्ड से केस लिखना, ठीक है। भले आप 2 दिन ले लो केस लिखने के लिए। अमूल आइसक्रीम वाला आपको अभी मैं 1 घंटा दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप उसको लिखिए और उसको अपलोड कीजिए। और रेस्ट जो केस है वो केस आप लिखिए, केस लिख के आप मुझे पर्सनली भेजिए, मैं वो केस पढ़ूंगा आपका। अगर उसमें जो चेंजेस होंगे मैं आपको बताऊंगा, आप ऐसे लिखिए, ऐसे करिए, और फिर उसको हम पब्लिश करेंगे किसी अच्छी किताब में आपके नाम से, ठीक है। इट इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो आई होप कि आप में से सभी, नहीं तो 1 से 2 बच्चे तो केस लिखे ही, और केस लिख के मुझे भेजें ताकि हम उसको आगे पब्लिश करवा सकें, ठीक है। ओके सर। और अभी मैं आपको 11:10 हो गए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 11:40 तक। आप अमूल आइसक्रीम के बारे में लिखिए और मुझे बताइएगा। फिर आप लिख के मुझे निबंध दिखाइएगा आपने क्या लिखा है अमूल आइसक्रीम फैक्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है, आप लिखना शुरू कीजिए अमूल फैक्ट्री के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे। This conference will now be recorded. तो जो आपको मैंने अभी क्लास वर्क दिया था अमूल फैक्ट्री अमूल के बारे में लिखने के लिए, आई होप कि आप सभी ने लिखा होगा। प्लीज अपना वेबकैम ऑन करके शो कीजिए आपने क्या लिखा है। जो भी आपने लिखा अपना वेबकैम ऑन करके शो कीजिए।
सर हाँ सर ये पढ़ के बताना है? नहीं नहीं, मुझे पहले कैमरे के पास बिल्कुल शो करो, मैं खुद पढ़ता हूँ। ओके सर। क्या लिखा है कोमल, आपने जरा बताना, थोड़ा ब्रीफ, क्या सर? थोड़ा ब्रीफ बताना आपने क्या लिखा है। सर ये पढ़ के बताऊं? पढ़ के नहीं, थोड़ा ब्रीफली बता दो आपने क्या सोच समझा, क्या लिखा अमूल फैक्ट्री के बारे में। सर सबसे पहले तो मैंने इसके बारे में लिखा है कि ये मतलब इंडियन कहाँ से है, इसका मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से देने कहाँ से स्टार्टिंग और कहाँ तक ये पहुंचे, कैसे कैसे सारा लिखा है थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। आप इसकी फोटो खींच के अपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इट विल बी काउंटेड एज योर असाइनमेंट ऑफ CFM। ओके सर। कोमल वेरी गुड, कीप इट अप। एनीवन एल्स जिसने लिखा हो? तमन्ना, सुबिदिन, सचिन, अंकित। ओके तो आप ये सभी अपलोड कर दीजिएगा अपने गूगल क्लासरूम पे लिख के, ठीक है। और इट विल बी काउंटेड एज योर असाइनमेंट। सो आज हम यहीं एंड करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। अब हम मिलेंगे मंडे को। ओके बाय बाय, टेक केयर।